खुश है? चलो बस अब कोई हंसी नहीं और कुछ नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ नहीं बोलूं करना। आप ये क्यों करवा रहे हो? 2 महीने से लोग पढ़ रहे हैं। अगला 1 महीना और भी पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, BCR स्टार्ट है, BCR खत्म होने वाली है। तुम्हारा बैकअप अभी होगा, ठीक है? BCR में बीच पे इसलिए नहीं लेगी, वो डर गई बेचारी प्रवेशिका। BCR में इसलिए शुरू नहीं कर रही क्योंकि अभी जो ये सितंबर मंथ चल रहा है इसमें ना फोकस फिर भी सही रहेगा, और ऊपर में ऐसा ना हो कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस के चक्कर में कंसेप्ट भी हमारे इधर उधर हुए। इसलिए मैं चाहती थी कि जो थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल रहा है ना उसमें हमारा अच्छा चैप्टर कवर हो जाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजर पोर्शन आता है पेपर में, ठीक है? केस स्टडी के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आते हैं और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी आते हैं, ठीक है? तो इसी को ही अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ना LLP से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंपनीज एक्ट में से भी आते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है 60 मार्क्स में से वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कवर होगा। मैं भी क्वेश्चन इसमें काउंट करवा दूंगी कि कितने नंबर का आना ही आना है, ठीक है? समझ गए? तो इसलिए फोकस अच्छे से बना के रखना, कोई टिपिकल नहीं है, सब इजी चलेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिसने कर लिया वो ये भी कर लेगा, ठीक है? जब मैं बोलूं तभी सिर्फ बातें करनी है, उसके अलावा बातें नहीं करनी है, मेरे एग्जाम्पल को भी सुनना है, ठीक है? चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 1 है आपकी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस किस टाइप के होते हैं, आखिर कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हैं, वो सब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना क्यों था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना क्यों था? देखो, हम बिजनेस जब शुरू करते हैं, कोई भी हमने ट्रेड शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपस में, पार्टीज के एग्रीमेंट्स बनते हैं। क्या एग्रीमेंट्स बनते हैं? मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा, आप मुझे पेमेंट देना, ठीक है? क्या आप ये वर्बल एग्रीमेंट बनाओ और कल को फ्यूचर में सामने वाली पार्टी पेमेंट करने के लिए मना कर दे, क्या आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है जिससे आप उससे पेमेंट की रिकवरी कर पाओ? बताओ। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया कि मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे बदले में पेमेंट देना, और ये एग्रीमेंट आपने वर्बली किया है, बोलकर, ठीक है? क्या बोलने का कोई प्रूफ है आपके पास में? नहीं है। आजकल ऑप्शंस मिल गए रिकॉर्डिंग करने के, लेकिन जब का ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब तक रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी नहीं थे, ठीक है? तो सोचो, जब ये फॉर्म आपका वर्बल फॉर्म रहता है तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता सामने वाले से पेमेंट की रिकवरी करने के लिए, ठीक है? तो इस एक्ट को लाया ही इसलिए गया था कि जो भी आपके एग्रीमेंट्स बनेंगे उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी कैसे डाली जाएगी। लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब, जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में अगर कोई पार्टी लोचा करती है, लोचा करने का मतलब कुछ भी गलत करने की कोशिश भी करती है, तो आप उसको कहां पर ले जा सकते हो? कोर्ट में, ठीक है? कोर्ट में ले जा सकते हो। और कोर्ट में किस बिहाफ पर लेके जाओगे? जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें जो शर्तें लिखी थी वो शर्तें आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बनाई गई थी, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अलाउ करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने कंडीशंस लिखी हैं उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं होती तो कोर्ट उसको फुलफिल करवाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर खोल लिया आप लोगों ने, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन करा दूंगी, सिर्फ उतना मेजर पार्ट ही होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? सबसे पहली बात, ये आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो फोर्स में कब आया था? 1 सितंबर 1872, ठीक है? ये इस दिन से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872, ठीक है? प्रीएम्बल ऑफ द टू द एक्ट सेज दैट, प्रीएम्बल होता है ऑब्जेक्टिव,
ठीक है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, दिख रही है आपको ये लाइन, ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, इस एक्ट का पर्पस क्या था, ये एक्ट कहना चाहता था टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, डिफाइन करना है किसको, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी दो पार्टीज के बीच में, ये आपकी फर्स्ट पार्टी, ये आपकी सेकंड पार्टी, इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उनके पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए ही क्या बनाया गया था अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रीएम्बल का मतलब पर्पस या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सेक्शन 1 से लेकर 75, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75, आपका जो ये एक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड था, सेक्शन 1 से लेकर 75, एंड देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सेकंड पार्ट है आपका 124 से लेकर 338। आपने कौन सा पार्ट पढ़ना है, सुनना जरा। जो आपका सेक्शन 1 से लेकर 75 है वो आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, अपनी फाउंडेशन में ऐसा नहीं है कि 75 सेक्शन पढ़ने हैं आपको, जो सेक्शंस आपके यहाँ पर कवर होंगे आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन वो सेक्शंस 1 से 75 तक के बीच में ही होंगे। ठीक है, 124 से लेकर 338 ये जो सेक्शंस हैं 238, ठीक है, 124 से लेकर 238 ये आपके कवर होंगे सीए इंटर में। ठीक है, सीए इंटर लेवल में जो लॉ सब्जेक्ट है उस लॉ सब्जेक्ट में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 124 से लेकर 238 तक सेक्शन वहां पर हमारी कवरेज है। अब मुझे ये बताओ मैम, तुमने मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए तुम्हारी तरफ से, क्या क्वेश्चन होना चाहिए इसके बीच कि मैम इसके बीच का पोर्शन कहाँ है। जो इसके बीच का पोर्शन है वो पहले क्या हुआ करता था, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। जो ये सेक्शंस हैं ये गुड्स की सेल से रिलेटेड थे, बाद में इस सेल ऑफ गुड्स वाले पोर्शन को निकाल के उसका एक अलग से एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले सेल ऑफ गुड्स किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो ऑब्वियसली क्या बात है कि कॉन्ट्रैक्ट किसकी कैटेगरी में आने चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। लेकिन हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो भी सेक्शंस थे उनको उठाकर साइड में एक उसका अलग ही एक्ट बना दिया, और सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये वाले सेक्शन बीच में से गए। समझ गए, बीच वाला पोर्शन उठा के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डाल दिया गया, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेपरेट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये वाला पार्ट आप फाउंडेशन में डिस्कस करोगे, और जो बाद वाला पार्ट है वो सीए इंटर में डिस्कस करोगे। तो हमारी रेलेवेंस किस पे रहेगी, 1 to 75 पे। ठीक है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बताओ कि जरा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वेरी गुड, आपने जो वर्ड बोला है वो सही बोला है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आप क्या डालते हो, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब, मान लो कोई एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, आपके बिजनेस से एग्रीमेंट हो सकते हैं। मुझे एक मिनट कुछ मत कहो, ये हंसी क्यों आ रही है, प्रवेशिका, अमीशा और नितिन। मैं नहीं सर, प्रवेशिका उठ के आगे आ जाओ। यही रीजन है कि मैथ्स वाले सर ने नाम लिए हैं, बिना कुछ करे भी टीचर को ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, और वो सच में कुछ हो रहा है, और वो आगे नहीं होगा। आ जाओ प्रवेशिका। चेयर लेके आओ। नहीं, नीचे बैठ जाना, आ जाओ। नीचे तो कोई बात नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, चेयर लेके ही आनी है अगर बैठना है तो आगे। यही बैठ जाती हूँ मैं पूरी में। नितिन खड़े हो ना, थोड़ी सी सीट दो उसे सरकने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ी सी मेहनत लग रही है उठने में। मैंने बहुत बार प्यार से भी समझाया है, लेकिन कोई नहीं सुनता तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, अमीशा का नंबर कल लग जाएगा, चिंता क्यों करते हो। और अमीशा का नंबर तो मैं ऐसा लगाऊंगी कि हर क्लास में आगे बैठेगी।
प्रवेशिका अपनी चेयर लेके यहाँ बीच में आ जाओ। इधर हूँ मैं तो। प्रवेशिका बोला है, सॉरी अमीशा। क्योंकि ना ये जो नीचे से ये दिक्कतें चलती रहती है ना, वो दिखाई नहीं देती है मुझे। यहाँ आराम से दिखाई देगी किसके पैरों में खुजली है, किसको किसी की चप्पल उतारनी है। अब क्लास स्टार्ट हो गई है। बोल दो यहीं पे बस। अब कंफर्टेबल भी फील होगा तुम्हें, है ना। बस पैरों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पैर मारा तो सीधा फोन नीचे गिरेगा। लगनी भी ऐसी चाहिए, तुझे तो खाली लगना चाहिए। चलो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आप अगर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ डाल दोगे तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ये बताओ, एग्रीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? क्या कोई सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है? अच्छा एक बात सुनना, जो ये शादी होती है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, जो शादी होती है वो कैसा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है ना। क्या अगर मान लो हस्बैंड अगर वाइफ को खर्चे के पैसे ना दे तो क्या वो उसको कोर्ट में ले जा सकती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं ले जा सकती। तू क्या कहना चाहती है? तो फेवर में होना ही नहीं चाहिए, कह रहा ले जा सकती है। तू गोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोच। चलो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं ले जा सकती है, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट में कभी भी लॉ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर किसी एग्रीमेंट में आप लॉ की एनफोर्सिबिलिटी डाल दें तो आप क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। एक एग्रीमेंट। अब मैं शुरुआत करती हूँ। ये तो मेरी एक इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अभी और भी डिटेल में हमने पढ़ना है। जरा सुन लो क्या पढ़ना है हमने इसमें इक्वेशन में डिटेल में। सबसे पहले सुन लो भाई, सबसे पहले दो लोग खड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो लोगों के बीच में होगा, ठीक है। वो दो लोग कब खड़े हैं? 14 फरवरी को खड़े हैं। हंसी देख गौरव के मुंह पे हंसी। 14 फरवरी। कोई मत, तू चिंता मत कर, शिकार तू ही बनेगा, ठीक है। 14 भी उनको भी ले लो बेचारों को। मैं ले नहीं सकती ना, फिर ये क्लास का इशू बन जाएगा। नहीं मैम कोई नहीं। एक और एग्जांपल भी है, याद है एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। मैम आपकी ड्राइंग कसम से लो। इसकी फोटो ले लेंगे, वीडियो लेंगे। मैम आपसे ड्राइंग कोई नहीं बनाता। ओरिजिनल कैसे लग रहा है? बस मैम वो नाम मत लिखना, XYZ लिख देना। गौरी बदली है। गोरी तो मम्मी खुद दी है, फिर खुद से जानती नहीं उसको। ये दो छोटी वाली है। ये गोरू गोरी की कुछ और नाम मत दो। सुंदर नहीं लग रही गोरी? मेरे बॉबी का साइन थी। मम्मी तो जूल इनके के पैर टेबल पे कैसे हैं? अरे छोटी है, वो थोड़ी ऊपर हो गई है, शिफ्ट कर दो नीचे उसे। अरे बिल्कुल ठीक बनी है, ये थोड़ा घुटनों पे बैठ के तो फ्लावर पकड़ाना है ना। ये बात है। ये यहाँ से ना ऐसे वो क्या बनाते हैं? एक दिल वाली चॉकलेट। मैं भी ये डेकोरेशन है बता रही हूं, इनका ले एग्जांपल फ्लावर के साथ इमेजिन कर लेना ये रोज है, ठीक है। मैम ऐड आते हैं। इमेजिन कर लेना ये रोज है। मैं किसी जगह इसका नाम लिख रही हूं, सही से बताया कि दिल वाली दिल वाली अब यहाँ दोस्ताना बनाऊं क्या? नहीं ये सब गोरी गोरी गोरी। तो मैं लड़की कहाँ से लाऊं? जिसको कुछ औरत की तो गोरी है, एसपी की कौन है?
ऐसे हम गोरी को किसी और का नहीं होने देंगे। गोरी को रख ही रहेगी। जब वो हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नहीं है प्रॉब्लम, हस्बैंड की आंखें देख पिटेगा तो अभी। चलो बस। हाँ जी गौरव था, ठीक है मतलब गौरव है, ठीक है। एक मिनट, अब मैंने क्या कहा था, मेरे एग्जांपल को कंटिन्यू चलेंगे। गौरव 14 फरवरी को रोज लेकर कहाँ गया? गोरी के पास गया, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर इसीलिए बनाया क्योंकि समझ लेना कि घुटनों पे बैठा है, ठीक है। घुटनों पे बैठ के इमेजिन करो यहाँ गौरव है और घुटनों पे बैठ के वो गोरी को रोज दे रहा है, ठीक है। ये उसका हाथ क्यों पकड़ रखा तूने? कोई घबराहट हो रही है? घबराहट हो रही है? एक दिन YouTube पे हम दिखाएंगे भी सही है गौरव कौन है आखिर। चलो ठीक है, रोज दिया गोरी को। अब मुझे ये बताओ, पीछे बोलते हैं ना कई बच्चे, हाँ करेगी ना करेगी, हाँ करेगी ना करेगी, बताओ कैसा है? हाँ या ना है? मैं पीछे खड़े तो दोनों बोल रहा ये सारे का एग्जांपल थोड़ी ले जा रहे हैं। नाच चुप बोलना गोरी मन में जरूरी तो ये है रोहित, ये है एसपी, यहाँ क्या है अंशी को साथ में। हम दूर खड़े हैं ना थोड़े। मैं तो कुछ बोल रही भी नहीं थी, मैं तो इसकी साइड ही थी। और मैम अंशी ना गौरी को थोड़ा सा कह रही है, बता बता क्या करना है, हाँ करना है ना करना है। वैसे भी लंबे फिर उसको हाथ साथ में खड़ा कर दिया मैंने। लंबे हाथ हैं वैसे। ये 3 लोग हैं जो पीछे से बोल रहे हैं हाँ होगी या ना होगी, मतलब डर उनके दिमाग में चल रहा है। ये तो फ्लावर लेके बस बैठा है आराम से। पैसे ये लगा के जिंदगी सामने बर्बाद आएगा। करवाने वाले। अब मुझे ये बताओ, हाँ करेगी या ना करेगी? हाँ करेगी। अच्छा, तुम्हारी है कि हाँ करेगी? तीसरा ऑप्शन भाई बोलेगी। अब मुझे बता, और ना करेगी वो दो का ही रिजल्ट होता है ना। चलो लिखो अब इसने यस मैम, लिख दो। अरे नो का रिजल्ट होता है ना भाई। तो मैं फ्रेंड हाँ वैसे नो करना और भाई बोलना अलग अलग चीजें हैं क्या? मैं फ्रेंड लोग ना आए ना ना सही बात है। 9 में तो 3 चेक किया बहुत एक्सपीरियंस के बाद है। अच्छा ना का मतलब जरूरी नहीं है भाई बनाए, फ्रेंड भी हो सकता है। मेरा फ्रेंड है पर बॉयफ्रेंड नहीं है ऐसा। ये ज्यादा किलिंग में तुमने सीन अपने पास रखो। एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए नो है बॉयफ्रेंड। हाँ मेरा एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए नो है बॉयफ्रेंड। अरे तू ना दया करे, इज्जत की बात है। हाँ ठीक है। दो ही रिश्ते होते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अगर अब मेरी बात सुनना, इसने इसको प्रपोज किया, या तो ये हाँ करेगी या ये ना करेगी। मुझे एक बात बताना, जब ये हाँ कर देगी तो इसके बाद गौरव का क्या रिएक्शन होगा? क्या करेगा? पार्टी देगा? ऐसे कहेगा मैं बेटे पहुंच कर दी। दिल में लड्डू पूछा गोरो के दिल में लड्डू पूछा। हाँ, लड्डू फूटेंगे ना। और जब दिल में लड्डू फूटते हैं तो उसके बाद अंदर से कैसी कैसी बातें निकलती हैं, सोच सकते हो ना? मतलब अगर इसने कर दी हाँ तो अंदर दिल से कैसी बातें निकलेंगी? यहाँ घूमने चलते हैं और वहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे और वहाँ पे घूमेंगे, ऐसे ऐसे चलता है ना। मैं शर्मा रहा हूँ। मैंने गोरो को पहले बता दिया सारा ऑप्शन दो ना। अगर हम इसका एग्जांपल ना लेना तो क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं होगी किसी की। इवन पहले मैं बोल रहा था एक बार आ जाओ यहाँ पे, गौरव दिखा तो क्या आपके कौन है? चलो हाँ जी, अगर वो हाँ करती है तो गौरव क्या करेगा? कुछ कुछ प्रोमिसेस स्टार्ट कर देगा अपने। सही बात। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तूने हाँ क्या किया तो मैं देख क्या क्या कर देता हूँ। एस्ट्रोनॉट बनेगा। और मैं वो लड़की खुश भी ऐसे होती है कि वो अलमारी में रख भी लेगी। हाँ, चांद तारे तोड़ के छुपा के रख लो। हम ये ₹1 वाले चांद सितारे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है नो का। अब मुझे ये बताओ, अगर वो कर देती है नो, तो आगे प्यार तो इंतकाम देगी। ये कहेगा? रात को होटल लेकर जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर ये कर देती है नो तो मैं गौरव बताता चला हूँ। जाएगा नहीं, बुलेट मैं का। इसके नहीं, नहीं। भी किसकी सुनो? ठोकर आके मेरा प्यार तो इंतकाम देगी। गौरव चला गया किसके पास?
भड़काने के लिए, है ना? और भड़का दे। ठीक है। अब ये यहाँ से गया तो कोई भी प्रोमिस स्टार्ट नहीं होंगे, सीधा रोहन के पास जाएगा, मुंह लटका के बैठ जाएगा, अपनी स्टोरी बताएगा कैसे ऐसे मैं को उसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैम बोलने की स्टाइल तो देखो। मैम एक बार और बोल दो, हाईलाइट करो। रिजेक्ट कर दिया। मैम है ना? बोलने की स्टाइल तो देखो, तेरा भाई क्या था, क्या क्या लग रहा था, अच्छा। रिजेक्ट मार दिया मेरे को, है ना? गौरव बताया था तुमने मेरे को। चलो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? गौरव इज रिजेक्टेड बाय गौरी। चलो आगे से बात नहीं होगी। ये एग्जांपल समझ में आया? कुछ भी नहीं था। गौरव ने क्या दिया था यहाँ पर? रोज देके उसको क्या दिया था? ऑफर दिया था। रोज देके क्या कर रहा था? ऑफर ही तो दे रहा था ना। ऑफर को हम दूसरा तुम्हारे टर्म्स में और भी क्या बोलते हो? तुम बोलते हो प्रपोजल, बोलते हो प्रपोजल दिया। तो यही किया था इसने। गौरव ने या तो ऑफर दिया था या प्रपोजल दिया था। जब इसने गौरव ने गौरी को ऑफर दिया, गौरी के पास कितने ऑप्शन थे? दो। या तो वो हाँ करेगी या वो ना करेगी, यानी कि या तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद मैंने क्या बताया? एक्सेप्ट अगर कर लिया तो गौरव क्या करेगा? प्रॉमिस कर देगा ना शुरू, चांद तारे तोड़ लाता हूं मैं तेरे लिए अब तो। और अगर उसने कर दिया रिजेक्ट तो क्या आगे बात बढ़ेगी? वो गुलाब बेचारा नीचे गिर जाएगा, है ना? उसका कुछ हो नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी प्रॉमिस कब बनता है? प्रॉमिस की हिस्ट्री देखो, प्रॉमिस कैसे बना है? हाँ करने के बाद जब ऑफर क्या हुआ है? एक्सेप्ट हुआ है। जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिली, जब उसके ऑफर को हाँ मिली, तब क्या बना? प्रॉमिस। तो एक प्रॉमिस या कई सारे प्रॉमिसेस का सेट। चांद तारों के साथ साथ उसने ये भी बोला ना कि मैं तेरे को दुल्हन भी बना के ले जाऊंगा अपनी शादी, है ना? घर में बहुत सारे प्रॉमिस स्टार्ट कर दिए। तो एक प्रॉमिस क्या? सेट ऑफ प्रॉमिसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? मैं तो सीधा अपनी मम्मी से मिला था। मम्मी देख स्पिरिट, मम्मी देख के कैसे जूते निकाल से तुझे। मैम गौरव की तरफ से अच्छा, मम्मी को पता चलेगा ना कि मेरा बेटा ही गोरी है, मेरा बेटा ही गोरी है, तो मम्मी तेरे को चप्पलों से नहीं पता नहीं किस चीज से मारेगी। मैं मेरी इज्जत डुबो दी। मैं मम्मी गई हूँ, एक तो नंबर ना रहे थे, एक नंबर लिया। चलो आज तो मैं कभी से नहीं प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब हम एनफोर्सेबिलिटी ले आए तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल हो गया खत्म। अब जिसके अंदर से हंसियां निकल रही हैं वो पहले हंस लो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करने के बाद फिर से ये एग्जांपल नहीं आएगा। ठीक है? मैम गौरव ने चप्पल का गलती बोल दिया। मैम 1 सेकंड रुक जाओ। ये स्पेशल गौरव है, ये दोनों समझ में आ गया? एक बार दोबारा से इक्वेशन बता दोगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? कौन कह रहा है एग्रीमेंट? सेट ऑफ प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है? प्रॉमिस। ठीक है, और प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी आती है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अब एक बार मैं रीड करवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतना क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा, एक बार रीड कर लो। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया आपको? इस वाली इक्वेशन से आपको कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। The term contract is defined under section 2 clause H of Indian
as an agreement enforceable by law, an agreement एनफोर्सेबल बाय कुछ रहता है क्या अभी? अच्छा, ये पानी वाले का काम हम पहले कर लो। An agreement enforceable by law is equal to contract। तो contract क्या होता है? Contract is an agreement enforceable by law। ठीक है, ये definition याद हो गई? कुछ था इसमें? नहीं था। The contract consists of two essential elements। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से दो एसेंशियल एलिमेंट है? पहला एलिमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट क्या होता है मुझे ये बताओ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ लो। एग्रीमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये कंसीडरेशन क्या होता है बताओगे? Consideration, something in return. वेरी गुड। Will procure. एसपी पढ़ क्या है क्या पहले? पढ़ रखा है? लिटिल लिटिल। चलो, कंसीडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जो ये दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी कौन? एक गौरव और एक गौरी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इन दोनों को आपस में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चलो, ये वाला तो था सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आप बात करो किसकी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसमें सेलर को क्या मिलता था और बायर को क्या मिलता था? तो सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा। और बायर के लिए क्या है? यानी कि दोनों को, कंसिडरेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, फायदा, बदले में मुझे क्या मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों पार्टी के लिए जो कंसिडरेशन फिक्स करे उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें एक दूसरे का कंसिडरेशन फिक्स किया जाए उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब आती है बात किसकी? टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। अब आपने एग्रीमेंट में ये तो पढ़ लिया कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट बोलते हैं जो प्रॉमिस कंसिडरेशन फिक्स करता है दो पार्टीज के लिए। तो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, ये पर्सन कौन है? When the person to whom proposal is made, गौरी, signifies his assent। signify मतलब व्यक्त करना, है ना? signifies का मतलब व्यक्त करना। क्या? या तो हाँ करेगी और या ना करेगी। his assent अपनी इच्छा को बताता है। जिस पर्सन को आप प्रपोजल दे रहे हो, जब वो अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है and then the proposal is said to be accepted, जब वो अपनी assent देना, assent होता है पॉजिटिव वे में, है ना? अगर सामने वाला पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है उसने हाँ कर दी है तो हम प्रपोजल को क्या मान लेते हैं? The proposal is said to be accepted। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। समझ में आ रही है? आप बताओ, हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन से जो पॉइंट्स निकल के आए वो क्या है? When the person to whom the proposal is made, इसके आगे the person के आगे लिखो गौरी। When the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, उसमें अपनी हाँ व्यक्त कर देती है जिस प्रपोजल को दिया गया है, तो प्रपोजल become accepted and accepted proposal become promise। एक्सेप्टेड प्रपोजल को आप क्या बना देते हो? प्रॉमिस बना देते हो। ठीक है? Thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to the other party and the other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। तो अब मुझे बताओ, डेफिनेशंस आपको सारी समझ में आ रही है? सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस या प्रॉमिसेस के सेट को
वो प्रॉमिस जो कि दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन फिक्स करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन फिक्स किया जाता है एक दूसरे के लिए। जैसे मान लो इस वाले ऑफर एक्सेप्टेंस में मान लो गौरव ने उसको जो रोज दिया, रोज किसके लिए कंसिडरेशन है? गौरी के लिए। अब गौरव के लिए कंसिडरेशन क्या है बदले में? हाँ। उसकी हाँ, है ना? इसके लिए तो उसकी हाँ ही काफी है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपकी जो कंसिडरेशन है वो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर बायर को गुड्स मिल रहे हैं तो सेलर को उसके बदले में प्राइस मिलना चाहिए, वो होता है कंसिडरेशन। तो जब कोई प्रॉमिस में कंसिडरेशन फिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ आ जाती है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इक्वेशन सारी क्लियर है? अब एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग बस क्लियर होना चाहिए आपको। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सिबिलिटी को लाना जरूरी है। और एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो एज एन एविडेंस, तो वो बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, है ना? समझ रहे हो? मान लो कोई सोशल एग्रीमेंट किया, हस्बैंड वाइफ ने शादी की, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट था। आप अगर कोई भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई भी झगड़ा होता है, तो अगर आप कोर्ट में जा सकते हो तो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ है, और अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं। मींस उसमें कानूनी कार्यवाही डालना, किसी भी एग्रीमेंट में कानून के नियमों को डालना ही क्या कहलाता है? एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ताकि अगर कुछ भी उसमें झगड़े हो उस एग्रीमेंट में, तो आप उन झगड़ों के सुलझाव करने के लिए उसको कोर्ट में पेश कर सकते। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं ए और बी के, सिंपल से एग्जांपल। ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख रुपीज टू बी। ए ने बी के साथ क्या एग्रीमेंट किया है? कार बेचने का। कार बेचनी है कितने रुपए में? 2 लाख रुपीज में। ठीक है, बताओ ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपए। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। ए, अच्छा एक बात सुनना, यहां पर मैं लिख देती हूँ एक बार जो आप बात बोल रहे हो। कंसिडरेशन ऑफ ए क्या है? वो 2 लाख रुपए। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन लायबिलिटी। ए की लायबिलिटी क्या है? वेरी गुड। ए की लायबिलिटी क्या है? और बी की लायबिलिटी क्या है? यही है ना? ठीक लिखा है मैंने? कंसिडरेशन का दूसरा वर्ड में राइट लिख सकती हूँ। कंसिडरेशन मतलब मेरा क्या फायदा है या मेरा क्या अधिकार बनता है लेने का। बताओ ए का क्या अधिकार बनता है लेने का? 2 लाख रुपए। और बी का अधिकार क्या बनता है? कार लेना। ए की लायबिलिटी क्या बनती है? कार देना। और बी की लायबिलिटी क्या बनती है? पेमेंट देना। मैं ऐसा बोल सकती हूँ, देखना मेरी वर्डिंग एक बार। राइट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन ऑफ बी, और राइट्स ऑफ बी इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन ऑफ ए। क्या ये मैंने ठीक लिखा है? बात समझ में आती है ये? यस मैम। अगर ए का अधिकार है पैसे लेना तो बी की वही ड्यूटी बनती है या लायबिलिटी बनती है? एक का राइट दूसरे की लायबिलिटी के इक्वल है ना? ए का अधिकार था पैसे लेना तो बी की ड्यूटी बनती थी पैसे देना, और बी का अधिकार था गाड़ी लेना तो ए की ड्यूटी बनती थी उसको गाड़ी देना। समझ में आ रहा है? एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन बनेगी, दूसरे की ड्यूटी बनेगी। तो here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of rupees 2 lakhs
and also B is under an obligation to pay 2 lakh rupees to A and A has right to receive 2 lakh rupees. जो B की ऑब्लिगेशन है वो A का राइट बन रहा है और जो A की ऑब्लिगेशन है वो B का राइट बन रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ो। चलो अब एक एग्जांपल सुनना, मुझे उसमें बताना तुम्हारा दिल क्या कहता है, ठीक है? एक पापा है, किसके पापा बनाऊं? किसको चाहिए पॉकेट मनी मंथली? मेरे को लगा ऐसी बोलोगे किसको चाहिए पापा। किसको चाहिए पापा? पापा भी चाहिए आपको? पापा तो सबके पास चाहिए। एक बोल हमारी अंशी के पापा ने अंशी को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए पॉकेट मनी दूंगा। खुश थे पापा? कह दिया पापा ने? तो पापा मेरे मनी के लिए ठीक है। अब महीना नेक्स्ट शुरू हुआ, अंशी चली गई, पापा आपने कहा था पॉकेट मनी देने के लिए, दे दो। पापा ने कहा मैंने कब कहा था? ये तो चढ़ जाएगी है ना, मैंने कब कहा था? पापा ने मना कर दिया। बताओ ये पापा के ऊपर केस कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है। कर सकती है। मैं भी मुस्कान को लेना चाहिए था। मैं मुस्त्री है, कोई भी कर सकती है। मैम या तो हाई कोर्ट या ओल्ड कोर्ट, दो ही बचते हैं ऑप्शन पर। सुप्रीम कोर्ट का मैम अगर अच्छा इस एग्जांपल में अंशी को हटा के किसी शरीफ बंदे को डाल दो। नहीं मैम चल ले शरीफ तो बंदा। नो मैम बताओ क्या फादर के ऊपर केस कर सकती है? मैं भी मम्मी के पास जाएगी। अभी हाफ भी बता दो क्यों नहीं कर सकती? सोशल इशू हो गया क्योंकि क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तब ये कोर्ट में लेके जा सकती थी। मान लो इसने पापा से साइन पेपर पे लिखवा लिया कि पापा लिख कर दो आप मुझे पॉकेट मनी दोगे, ठीक है, और उसको ना स्टैम्प पेपर पे लिखवाया इसने, मैं ऐसे साइन तो करवा है ना, और साइन भी करवा लिया, अब लेके जा सकती है। मैम फिर पापा जेल से बाहर आते ही ले 500 500 रुपए दे दो तेरे को। सोशल एग्रीमेंट। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ कैसे आएगी? कोरे कागज पर आएगी? ऊपर लिख देंगे ये सारी चीज। नहीं, आपके लिखने से क्या है, तो आप पापा सो रहे और अंगूठा लगवा लो। उस पे भी हो जाएगा मोटे। किस पे? हाँ तो स्टैम्प पेपर पे अगर आपने करवाया तो वो वैलिड माना जाता है और वो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मानी जाती है। कर भी देगा, इसके अंदर कोई भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है। चलो बेचारे पापा बहुत मारते हैं, क्या करें? Father promises his son to pay him pocket allowance of 500 every month, but he refuses to pay later. Son cannot recover the same in court of law as this is social agreement. This is not created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract. यहाँ पर कोई legal relationship create करने का intention नहीं था। पापा ने भी ऐसे ही कह दिया और पापा ने बाद में ऐसे ही मना भी कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी आगे आएगा। हाँ ये रहा, जो मैंने अभी शादी करने वाला एग्जांपल लिया था। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखो शादी करता है जब इंसान तो लड़के की क्या ड्यूटी बनती है कि वो अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखे। ध्यान रखने का ये मतलब नहीं है कि बस उनको ध्यान से देखता रहे। ध्यान रखने का मतलब क्या होता है? ध्यान रखने का मतलब क्या होता है? उनके क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताना या मैं आगे बढ़ूं? ये कह रहा है शादी के बाद तो सिर्फ बीवी का ही ध्यान रखेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बीवी का ही जगह है ना। बच्चे तो एक कोने में पड़े रहते हैं। बस बीवी का ध्यान रखे, यही ड्यूटी बनती है। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं होता ध्यान रखना उसके पास निगरानी करता हो चौकीदार की तरह बैठा है। ध्यान रखने का मतलब ये होता है उसके खर्चे उठाए, उसके खर्चे उठाए की लड़के की ड्यूटी बनती है। और अगर वो नहीं करता तो क्या वो कोर्ट में जा सकती है? ये अपने थोड़ा सा अंदर रखो, वो अपने भाई के जा सकती है, इससे ऊपर कुछ नहीं करती। भाई ने बोला है एडी करवा रखा। और बताओ इनके क्या क्या आ रहे हैं राइट्स? अपने भाई के जा सकती है। दूसरा क्या आ रहा है? अपने भाई को बुला के हड्डी तुड़वा सकती है। और किचन में जाके घर के बर्तन किचन में जाके घर के बर्तन
पति जैसे माथे में मोच ले सकती है। हैं? पति जैसे माथे में मोच ले सकती है। समझ में आया मुझे। पतीले से माथे पे पहुंच गए। अच्छा राइट तो बहुत सारे हैं। बस और कोई भी राइट रह गया? पड़ोसी को जाके बता देंगे। बताने की जरूरत है, पड़ोसी से ऐसे पता चल जाता है। तो ये जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये आपकी स्टेटस ऑब्लिगेशन होती हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, इनको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। इसका लेकिन मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं लिखा, ठीक है? मैरिज एक्ट में जितनी चीजें डिफाइन है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो उसकी पकड़ के ले जाओ, है ना? राइट ऑफ इक्विटी आ गया। स्कूटी के बांध के। साइलेंट था मैं वो। इसकी बोल के तो आप उससे साइलेंट था, है ना? स्कूटी के बांध के। चलो एक राइट तेरे भी हो यार। डाइवोर्स वाला हाँ, डाइवोर्स भी ले सकती है, मेजर राइट ले लो ना उसके। है ना? चलो ले लो। अब आपको एग्रीमेंट भी समझ में आ गया और कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया ना तो आप मुझे यहाँ पर डिफरेंस बता दीजिए किसके बीच में, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। एग्रीमेंट में enforceability और non-honesty कॉन्ट्रैक्ट में होती है। एक मिनट मैं लिख लेती हूँ यही बात, एक मिनट। एग्रीमेंट में सेट ऑफ प्रॉमिसेस पहली बार वगैरह होता है। मैं तो कुछ बोला। हाँ, बहुत बढ़िया बोला हो। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भी और यहाँ पर होते हैं आपके प्रोमिसेस, ठीक है? और यहाँ पर आपके एग्रीमेंट में होती है एग्रीमेंट ऑन लीगल एनफोर्समेंट। देख के मत बता। या तो यहाँ प्रोमिसेस नहीं लिख रही मैं, यहाँ पर एग्रीमेंट से लिख रही हूँ, ओनली एग्रीमेंट्स। मुझे एक बात बताओ, कौन सी वाइडर टर्म है, कौन सी नैरो टर्म है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है और एग्रीमेंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। ये गलती गलती। बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? एग्रीमेंट। क्यों? उसके अंदर कई सारे बोल। कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर ही आता है। हाँ, मतलब देखो मैं बताती हूँ कैसे। एग्रीमेंट में तो आपके लीगल एग्रीमेंट भी हो जाते हैं, सोशल एग्रीमेंट भी हो जाते हैं, मतलब बहुत तरीके के एग्रीमेंट बन सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन वाला, है ना? लीगल इन्फोर्सिबिलिटी प्लस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना? तो सिर्फ लिमिटेड स्कोप कर दिया उसका कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ वही कहलाएगा जो लीगल एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट आपके सोशल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट का सेट भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो एग्रीमेंट आपका वाइड कॉन्सेप्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट आपका नैरो। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो डिफरेंस में आपको देना है मीनिंग। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये आपका एग्रीमेंट कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? स्कोप एग्रीमेंट का वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें लीगल एग्रीमेंट भी आते हैं और सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नैरो सेंस में है क्योंकि इसमें सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को ही इंक्लूड किया जाता है। थर्ड वन इज लीगल ऑब्लिगेशन, किसमें रहती है? कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि आपकी एग्रीमेंट में इट मे नॉट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जैसे आपने लीगल एग्रीमेंट बनाया तो वहां पर आपका इंटेंशन रहेगी, लेकिन अगर आपने सोशल एग्रीमेंट किया तो वहां पर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। हर एक एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी को राइट्स मिले ही मिले। कुछ एग्रीमेंट जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास राइट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ राइट्स अवेलेबल कराता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने ये नहीं किया तो आपके पास ये राइट है, और ऐसा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। ठीक है? नेचर, अब मुझे बताओ, लाइन बोल रहे हो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सही है ये? यस मैम। यस मैम वाले हाथ खड़े करना। ऑल
सोच ले। सोच ले। हाँ अब लाइन सुनियो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये सही है। खड़ा करो। जय। अभी भी मना कर रही है। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था? नहीं। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्रीमेंट आ जाएगा, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आगे बात समझ हो गई? सेटिस्फाइड हो? चलो, हाँ जी, ये डिफरेंस क्लियर है सबको? एक बार डेफिनेशन पूछ लो, बताना एग्रीमेंट की डेफिनेशन। Every promise or set of promises forming consideration for each other, that is called agreement. और contract की और उसकी क्या कहते हैं, promise की definition बता सकते हो? Offer plus acceptance is equal to promise. बिल्कुल ठीक है। When the offer is accepted, it is called promise. इसके तो सामने हुआ है ना मैडम। हाँ, तो इसको तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। टाइम है अभी 1:37, ठीक है। मजा आ रहा है आज की क्लास में? नहीं है। गौरव को छोड़ के सबको यार इसको सबसे ज्यादा है ये ना, दिखा नहीं रहा, अंदर से लड्डू देख रहा था उसके। बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। हाँ देख, गाना बना ये अभी ना पीछे बैठा है, इतना शर्मा रहा है, इतना शर्मा रहा है, मतलब ये इमेजिन कर रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं ही करता हूँ सारे काम। मेरे घर के सोच की हाँ जी, एक बार नहीं क्या करने जा रहे हैं? इसका मार भगवान भी चला ही जाता। आज तो मैं तेरा फेस देख के रहूंगी। बीमार हो रहा हूँ क्या करूँ? बता दे जो उसका एक तो मास्क टूट गया। चेंज नहीं करके रास्ते में घर जाएंगे। अब वो चल जाएगा। मेरा पास पड़ेगा एक कर हटा नहीं सकते। स्कूटी अरे नहीं देखो बोल रहा। हटा दे अरे मेरे पास दूं। मैं मार के बता पर चेंज करके ये स्कूटी में है ना? हाँ तो हटा के चला जा। अरे पर्दे के पीछे क्या है? मास्क के पीछे। मेरे पास इसका एक्सपीरियंस। मास्क के पीछे हाफ नाक है और मुंह एक्सेप्शनल केस है। तो ये वो मेरे को लगा मैं बांध के है वो एक साइड से टूट गई। अच्छा एक शर्त है बाहर जाने की, तो ऐसे उल्टा जाएगा। मतलब ये सब बिना देखे। इसके ऊपर चढ़ के थोड़ी जाऊंगे रास्ते में। ऐसे जगह निकल जाएगा। शिल्पा जैसी कमर में यहाँ से निकल जाएगा। मैं उसको शर्म मार। जा भाई जा, चेंज करा, नहीं तो बेचारा बैठा ही रहेगा ऐसे। मेरे पास बस मास चेंज कर पाई हो। तो और के चेंज करो आप। शर्मा मैं जैसे जेट का सामने घूंघट ना गिरना है। यार इतनी तो मेरा समय था नहीं मैं वहाँ पे आराम से मैं वहाँ बाहर नहीं बेचते तो आज मास्क हटा के बैठ गए। क्या करेंगे आप? नहीं हटा के बैठा, वो पूरे टाइम ऐसे ही बैठता। नहीं बैठता ऐसे मैं दूसरी साइड भी तोड़ देती। बताई खुद ही बता दो। झूठ कह रहा Essentials of a valid मेरे बारे में contract. कहते बताता। Valid का मतलब जो लीगल होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का होना जरूरी है। देखो यहाँ पर ना मैं दो टेबल बनाऊंगी। एक तो है जो सेक्शन 10 में डिफाइन है, एक तो है जो सेक्शन 10 में डिफाइन है एलिमेंट्स, कि ये एलिमेंट्स होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर इन एलिमेंट्स में कोई भी मिसिंग होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड
नहीं कहलाएगा। एक तो सेक्शन 10 में कवरेज बताऊंगी, लेकिन ये जो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है जितना लिखा है उतना ही, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं। तो सेक्शन 10 में ना एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब जितने 6 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो तो हैं, तो लेकिन उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 में डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एलिमेंट्स वो जरूरी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। ठीक है क्लास, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में जो दिखाए गए हैं, सबसे पहले एक एग्रीमेंट का क्या होना जरूरी है, एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना जरूरी है। सबसे पहला एलिमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी आती है तब वो क्या बनता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या एग्रीमेंट सिर्फ रिटन हो सकता है, बताओ। ओरल और रिटन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में क्या आप ओरल एग्रीमेंट करना प्रेफर करोगे? ये एक्ट कब का बना हुआ है, पुराना, इसीलिए वहां पर ओरल एग्रीमेंट को भी वैलिडिटी दी गई थी, लीगल कहा गया था। लेकिन आज के टाइम में कोई भी अपने मतलब झगड़ों से बचने के लिए कोई भी ओरल एग्रीमेंट करके खुश नहीं होता है, रिटन एग्रीमेंट ही हर कोई करके चलता है। तो अभी इस एक्ट को पढ़ोगे, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपका ओरल और रिटन दोनों ही वैलिड माने जाएंगे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग वाला भी अभी हुआ ना, मान लो आपने कोई ओरल एग्रीमेंट किया फोन पर, और फोन पर आपने रिकॉर्डिंग की हुई थी, ठीक है, हाँ ओरल ही है, पर वो प्रूव हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आप कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस दिखा सकते हो, ठीक है। चलो चलो, तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट आपका फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। इसको एक्सप्लेन करने की और जरूरत है, इसमें बस इतना लिखना है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिसेस का सेट होता है जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फिक्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होता है, सहमति। फ्री का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के फ्रीडम। हाँ वेरी गुड, फ्रीडम सुना ना, आजादी। मतलब अगर किसी से, देखो एक बात सुनना मेरी, आजादी होनी चाहिए अपनी कंसेंट देने में। जैसे यहाँ पर गौरव ने जब गौरी को प्रपोजल दिया था तो वो घुटनों पे बैठ के दे रहा था, यानी कि गौरी के पास, क्या गौरी पे कोई दबाव था कि हाँ ही हाँ करनी है, हाँ या ना दोनों कर सकती थी, तो इसको हम बोलेंगे फ्री कंसेंट, ठीक है। उसके पास फ्रीडम थी अपने दिमाग से सोचने की कि उसने हाँ करना है या ना करना है। लेकिन वहीं दूसरा एग्जांपल, गौरव गया गन लेकर, ठीक है, और गौरी के लगा दी गन, लगा दी उसके यहाँ पर, बोल हाँ करेगी या ना, बताओ उसके अंदर कोई है ऐसी कि वो ना कर सके, बताओ भाई। या चाकू लेके उसके लगा दिया गर्दन पे, मौत से डर नहीं लगता, हाँ करेगी या ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। अगर चाकू के दम पर वो उससे हाँ करवाने गया है, तो ये मास्क चेंज करने गया है या मास्क बनाने गया है, हद हो गई मतलब। अगर पता होता तो मेरे बैग में पड़ा है, मतलब मेरे पास भी पड़ा था, मैं मेरे एक्स्ट्रा मैं दे देती, घर ही जाना था तो क्या बता देती। आप तो गए, आप बोल नहीं कुछ आना स्कूटी में। तो फ्री कंसेंट का मतलब समझ में आया, कंसेंट देनी है तो उसके अंदर फ्रीडम वाली फील होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे। अगर जहां पर आपने किसी के ऊपर दबाव देके कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इसमें एक एग्जांपल है, ए
रेड कार्ड टू बी। एक चीज ध्यान रखना, जो फ्री कंसेंट है पहले उसको पढ़ लो, फिर ये एग्जांपल समझ में आएगा। 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। मतलब दो लोग ना एक ही चीज पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बात सुनना, जैसे इसी का एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। मान लो इसने ना रोज नहीं दिया था, इसने क्या दिया था, व्हाइट वाला फ्लावर दिया था। व्हाइट फ्लावर किस चीज के लिए होता है? फ्रेंडशिप के लिए होता है ना? समझ रहे हो ना? येलो होता है फ्रेंडशिप के लिए, क्या होता है फ्रेंडशिप? शांति के लिए होता है। येलो दे दे, लड़ाई खत्म करने के लिए होता है वो। येलो दे दे, दोस्ती के लिए होता है। ब्लैक किसकी होता है? बता अब तूने कौन सा देना है? हम तो सही बच्चे, हमको क्या पता इन चीजों को क्या होता है। चलो मान लो कि येलो फ्रेंडशिप के लिए होता है, ठीक है। अगर इसने फ्लावर दिया येलो, तो सामने वाले को समझना चाहिए था ना कि किस चीज के लिए है ये, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए, लेकिन उसने हाँ कर दी किसी और सेंस में। समझ रहे हो? उसने हाँ कर दी किसी और सेंस में। वो एज्यूम कर रही थी येलो फ्लावर में उसको रेड कलर दिखाई दे रहा था, ठीक है। इससे भी एडवांस निगेशन अंडरस्टैंडिंग। या मैं एग्जांपल उल्टा भी कर सकती हूँ। ये तो गया था रेड फ्लावर लेके ही, लेकिन उसने हाँ की थी येलो समझ के। पहले वाला सही था, हैं? मजा नहीं आया। चलो पहले वाला कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको मजा आने जरूरी है क्योंकि उसी का एग्जांपल है ना। अरे 100 किलो उठ रहे थे, अब 200 किलो उठेंगे। हाँ, इसने येलो फ्लावर दिया था, चल भाई दोस्ती कर लेते हैं, कुछ और नहीं, लेकिन उसने हाँ करी किसी और सेंस में। क्या ये वैलिड माना जाएगा? नहीं। उसके दिमाग में और आपके दिमाग में सेम चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। जो मैं सोच रहा हूँ वही उसको सोचना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, ठीक है। मैं भी एग्जांपल लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। This can also be understood as identity of minds in understanding the terms, जिसको हम बोलते हैं consensus ad idem। ये आपका लैटिन टर्म है जो कि क्या डिफाइन करती है कि दोनों के दिमाग एक सिंगल चीज पर ही चलने चाहिए। फर्दर सच अ कंसेंट मस्ट बी फ्री। आपकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट वुड बी कंसीडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ये चारों जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चारों। वाह, कैमरे में आ गया। लेने गया था वहां घर से। N95 पड़ा स्कूटी के अंदर, खत्म हो जाता है। वो लगा लेते, फिर भी जिंदा बचे। लगा लेते। हमेशा अगर उसने खींचा ना तो अपने आप से आगे भी सरक जाता, खींची है तो खींची ही रह गई है वहां तक। ये नहीं सोच रही थी वापस आएगा स्मार्ट की चीज हो जाए। तेरे को ये भी करना चाहिए था। चलो, तो कंसेंसस एड इडम क्या होता है कि दोनों का दिमाग एक सिंगल चीज पर ही चलना चाहिए। वो तो सोच रहा था मैं येलो फ्लावर दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाली ने हाँ कर दी रेड फ्लावर सोच के, ठीक है। दोनों की कंटेंशन, तो एसपी को क्यों देख रही है? इंटेंशन उसको आ रहा है समझ में? उन दोनों की इंटेंशन जो है वो अलग अलग जगह पर चल रही थी, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब एक एग्जांपल सुन लो। A who owns 2 cars is selling red car to B। A के पास ना 2 गाड़ी थी, एक रेड कार और एक ब्लैक कार। A कौन सी गाड़ी बेच रहा था? रेड गाड़ी बेच रहा था। B ने सोचा कि A क्या बेच रहा है? ब्लैक कार बेच रहा है। A बेच तो रहा था रेड कार, लेकिन B को ऐसा लगा कि A क्या बेच रहा है? ब्लैक कार बेच रहा है। There is no consensus ad idem and hence no contract। क्या दोनों के दिमाग एक सिंगल चीज पे हैं? नहीं। वो रेड बेच रहा है, वो सोच रहा है ब्लैक बेच रहा है, ठीक है। तो दोनों के दिमाग जब अलग अलग चल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। दूसरा, आपका जो विचार है, कंसेंट जो आपको देनी है उसमें फ्रीडम होनी चाहिए। आप चाकू की दम पे उससे हाँ भरवा नहीं सकते। फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल और है। ए ने बी को धमकी दी कि मैं तुझे शूट कर दूंगा अगर तूने मुझे 2000 रुपए नहीं दिए तो। बताओ बी के पास कोई ऑप्शन है ना करने का? बी एग्रीज टू इट। अच्छा 2 लाख लगा लो, ठीक है। छोड़ो 2000 रुपये
Here the agreement is entered into under coercion. मतलब coercion मतलब जबरदस्ती उससे पैसा लेने की जरूरत की जा रही है, पैसा लेने की कोशिश की जा रही है या उसको धमकी देकर पैसा लेने की कोशिश की जा रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे। चलो थर्ड एलिमेंट आता है आपका कैपेसिटी का, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कौन कौन कैपेबल नहीं है बताओगे जरा? सबसे पहले तो माइनर, पागल, अनसाउंड माइंड, दूसरा हो गया पागल, अनसाउंड माइंड, और तीसरा हो गया जो क्रिमिनल जिनको लॉ ही मना नहीं, जिनको लॉ ही हाँ नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिनको लॉ ने मनाही की हुई है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कैपेबल नहीं होंगे। पहला हो गया माइनर, दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड, और तीसरा हो गया डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है? तो capacity to contract means the legal ability of a person to enter into valid contract. Section 11 of Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority. वो हर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसकी एज कौन सी है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की एज कब आती है? 18 प्लस। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा, ये हमने मेजॉरिटी एक्ट से उठाया है कि 18 प्लस वाले को हम मेजर बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी, साउंड माइंड का होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाई भी नहीं होना चाहिए। अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल द ऑल द अबाउट 3 क्वालिफिकेशंस। ये जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं इनको पूरा करना जरूरी है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो। ठीक है? क्वालिफिकेशन 1 हो गई आपकी मेजर की, इसमें लिखा हुआ है वही पर्सन बिलो 18 ईयर्स वो माइनर कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? दूसरा, द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। अब मेरी बात सुनना, एक पर्सन है वैसे वो साउंड माइंड है, लेकिन अगर उसने ड्रिंक कर ली, अब उसका माइंड कैसा हो जाएगा? टेम्परेरी अनसाउंड माइंड हो जाएगा वो। क्या वो उस मीन टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। उसके द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया वो क्या कहलाएगा? इनवैलिड कहलाएगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है? और आपका डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आते हैं जैसे एलियन एनिमी, हमारे दुश्मन, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और फॉरेन सोवेरेंस, ये कौन होते हैं आपके फॉरेन सोवरेन्स? विदेशी, इनको क्या बोलते हैं? संप्रभु, मतलब जिनको कंट्री ने परमिशन नहीं दे रखी। कुछ कंट्रीज ऐसी है ना जिनके साथ इंडिया मना करता है कॉन्ट्रैक्ट करने को। ठीक है? नाम मैं स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहती। ठीक है? तो जिनके साथ बैन किया हुआ है उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है? कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स कौन होते हैं? अपराधी लोग, जिन्होंने कोई अपराध किया हुआ हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ कंडीशंस को अगर पूरा करेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था 10 साल पहले, ठीक है, या मर्डर नहीं भी किया था, वो फंस गया था, उसको जेल हो गई थी, तो अपराध तो माना जाएगा ना। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी भर अपनी? कर सकता है कुछ टर्म्स को पूरा करने के बाद। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो लॉ ने फॉर्मेलिटीज लगाई है जब तक उनको पूरी नहीं कर देता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर लॉ की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है? और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर भी देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? अभी मेरे पास वॉइड की कोई डेफिनेशन नहीं आई है, इसलिए वर्ड को यूज अभी मत करो। ठीक है? नेक्स्ट आता है एलिमेंट आपका कंसीडरेशन। क्या आता है? कंसीडरेशन। क्या होता है ये? समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो को। क्विड प्रो को। ठीक है? इसको हम बोलते हैं
समथिंग इन रिटर्न, यानी कि एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। अगर मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ तो आप मुझे बदले में प्राइस दोगे, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। एक बात सुनना, फ्री में किसी को कोई चीज बांट दिया आपने, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि आपको बदले में कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो बदले में जब कुछ मिलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी ने किसी को फ्री गिफ्ट दिया है कोई, अच्छा आपको वसीयत जैसे दे दी जाती है ना, वसीयत मिलती है बुजुर्गों से, आपके पास आई, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्या उनके बदले उनके पास कुछ गया? एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसीडरेशन तो होना ही चाहिए, साथ में वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते, क्या मान लो किसी ने ना चोरी की थी, कोई एक चोर था, ठीक है, उसने चोरी की और हमें चोर का पता भी लग गया। हमने चोर को क्या कहा कि मैं तेरे खिलाफ जो मैंने केस कर रखा है वो केस वापस ले लूंगा अगर तू चोरी की हुई चीज मुझे वापस लौटा दे तो। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो नहीं, पर करते हैं। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। जैसे आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हो। A promises to drop prosecution instituted against B for robbery। A ने प्रॉमिस किया कि मैं प्रोसिक्यूशन यानी कि जो केस डाल रखा है, जो कार्यवाही चल रही है, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा अगर B promises to restore the value of things taken, जो उसने चोरी की थी चीजें उसके पैसे मुझे अगर वो वापस कर दे। द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है। केस वापस लेना किसी चीज के बदले में कैसा होता है? अनलॉफुल। देखो तुम कह रहे हो करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट को बता के करते हैं? ये आपसी समझौता हो जाता है ना, कोर्ट कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है A agrees to sell his house to B against 100 किलो ऑफ ड्रग्स। मैं आपको अपना घर दे दूंगा, आप बदले में मुझे ड्रग्स दे देना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव कैसा है? इलीगल है, अनलॉफुल है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और सिक्स्थ एलिमेंट जो आता है आपका वो है आपका नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड यानी कि आप जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो शुरू से ही गलत है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है। इलीगल ऊपर वाले में तो क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट आपका इलीगल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इलीगल नहीं है, लेकिन लॉ परमिशन नहीं देता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो अगर लॉ परमिशन शुरू से दे ही नहीं रहा है फिर भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे। जिनको लॉ ने शुरू से ही वॉइड कह रखा है तो वॉइड ही रहेंगे, आप उनको वैलिड नहीं बना सकते हो। जैसे द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड। अगर उसको लॉ ने इलीगल कह रखा है तो भी आप उसको वैलिड नहीं बना सकते, अगर लॉ ने उसको वॉइड कह रखा है तब भी आप उसको वैलिड नहीं बना सकते। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो लॉ के द्वारा मना किए हुए होते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जिसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जिसको लेकर आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हो। दोनों में फर्क है। इलीगल वो होते हैं जहां पे आपके मतलब लॉ ने परमिशन ही नहीं दे रखी, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जहां पर लॉ परमिशन दे भी देता है लेकिन फिर भी वो वॉइड होते हैं, यानी कि आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफामेटरी स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। किसी को मारने की धमकी देना कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। किसी की गलत स्टेटमेंट मतलब पब्लिश करना, ये भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, जो जनता के हित में नहीं है, जो जनता के कल्याण के लिए नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं।
Similarly, any agreement in restraint of trade, marriage or legal proceeding are classic example of void agreements. किसी की शादी रुकवाना वैलिड है या void है? वैलिड है ना? void है, void है। जबरदस्ती वैलिड। किसी की शादी रुकवाना void agreements है। ये अपने दिल से मत पूछो ये सारी चीजें, ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलो। क्या पता अब किसी का भला भी नहीं कर सकती। ये भला हो रहा है। तो प्रॉब्लम वो बहुत क्या पता गलत बंदे के साथ ही हो। इस बुजुर्ग को मैं भी करता हूँ। जब शादी हो रही होती है तो यानी कि लड़की ने हाँ किया है और लड़के ने भी हाँ किया है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अपनी इच्छा से हाँ किया है, फ्री कंसेंट थी वहां पर, चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है। तो रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आपका वॉइड एग्रीमेंट है, किसी को व्यापार करने से रोकना कि तू ये काम नहीं कर सकता यहाँ पर, वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। ये इसमें लिखे हुए हैं, बट इसके बारे में जो डिटेल है वो आपके वॉइड एग्रीमेंट वाले चैप्टर में आराम से समझाऊंगी मैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको आगे और नहीं लेके चल रही हूँ, ठीक है। मतलब अभी मेरे को पढ़ाना है, 5 एलिमेंट अभी और भी हैं। खुश हो रहे हैं क्या? अगर किसी ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर इनवैलिड चीज को वैलिड लेके पब्लिश कर देते हो, वैलिड नहीं, अच्छा उसके साइड में सूत्र के आधार पर लिख देते हो, कौन से सूत्रों के आधार पर? बताने वाली बात में तो सूत्र होते हैं, है ना। बताते तो नहीं है कौन है। हाँ, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। अब मैंने कुछ एलिमेंट्स वो भी बताए हैं जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे हैं, फिर भी वो एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करने चाहिए, और वो बड़े सिंपल से हैं। पहला कौन सा, मैं यहाँ पर 7 लिख रही हूँ वैसे, ठीक है। 2 पार्टीज, या 1 ही लिख रही हूँ तो मुझसे रिलेट कर दो इसको। 2 पार्टीज, बताओ कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी का होना जरूरी है? Yes. 2 पार्टी का मतलब, अगर मान लो सिंगल पार्टी है, अगर यहाँ से गौरव चीनी ना इधर हो। लेके आ रहा है और यहाँ से पैसे निकाल के यहाँ लेके आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अगर गौरव केस ना हो तो अच्छा, हाँ ठीक बात है। तो भी गौरव खुद ही रोज लेके ही खड़ा है, ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वो हाफ फेस बनाने लगे हैं ना आजकल, है ना, यहाँ से गौरव है और इधर से वो रोज दे रहा है पैसे, है ना, ये गौरी है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है, सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। अब इसमें एक केस लो है, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। एक बात मुझे जरा बताना, जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस करते थे तो उसकी जो एसेट्स होती थी उस पर किसका हक होता था? किसका? पार्टनर्स का। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी की एसेट्स पे किसका हक होता था? कंपनी का, सिर्फ कंपनी का। ये चीज पढ़ते आ रहे हो? Yes, ma'am. क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी की एसेट्स कंपनी की ही रहेगी, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स या उसके डायरेक्टर्स क्या कब्जा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस अगर स्टार्ट किया हुआ है तो जो एसेट्स पार्टनरशिप बिजनेस में है वो एसेट्स किसकी होती हैं? पार्टनर्स की होती है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट एंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप फर्म है, और अगर पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि इसकी अगर एसेट्स बिकेंगी या इसकी एसेट्स अगर पार्टनर ले जाएगा तो क्या वो अलग ट्रांजैक्शन है? नहीं। जिसका वो मालिक था वो एसेट्स को उठाकर बस लेके जा रहा है, तो क्या इसके ऊपर मतलब इसको सेल समझ के इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए? ये सेल थोड़ी हो रही है, ये तो पार्टनर जो लेकर आए थे वो अपना हिस्सा वापस लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ था, जो एसेट्स थी फर्म की उसको ना पार्टनर्स में डिवाइड किया गया था। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने क्या कहा कि हम इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाएंगे, इसको सेल कंसीडर करेंगे। तो वहां पर डिसीजन क्या लिया, कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल, कि ये सेल नहीं है। ये क्या है? द पार्टनर बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। पार्टनर ही बेच रहे हैं और पार्टनर ही खरीद रहे हैं, क्या एक ही पार्टी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं। तो यहाँ पर इसी बेसिस पर ही डिसीजन दिया गया कि 2 पार्टीज का होना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही क्या है? पार्टनर्स ही हैं, तो यहाँ पर सेल नहीं कंसीडर की जाएगी, टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
क्लियर है? तो इसीलिए ये एलिमेंट क्रिएट किया गया था जो सेक्शन 10 में तो नहीं था, लेकिन ये एलिमेंट होना जरूरी है कि 2 पार्टी होंगी तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर एक ही पार्टी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। बताओ ये केस लॉ समझ में आया? हाँ जी, यस मैम। चलो ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी है। नेक्स्ट आता है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का उनका इंटेंशन होना चाहिए। एक केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इस केस में क्या हुआ था? A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. एक हस्बैंड था जो इंडिया से बाहर चला गया था, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी वाइफ के पास हर महीने इतना खर्चा भेजूंगा, ठीक है? हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया भूल गया अपनी पत्नी को, है ना? उसने महीने का खर्चा भेजना भूल गया वो। वाइफ sued him for the recovery of the amount. वाइफ ने केस डाल दिया अपने हस्बैंड के ऊपर। Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement. Wife recover नहीं कर पाएगी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है और पार्टीज की इंटेंशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की थी ही नहीं। जब हस्बैंड ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मंथली इतना खर्चा भेजूंगा, तो वहां पर क्या उनकी इंटेंशन ऐसी थी कि अगर नहीं भेजा तो हम केस करेंगे? नहीं थी ना। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई थी, इसलिए इसको सोशल ऑब्लिगेशन ही माना गया, सोशल एग्रीमेंट ही माना गया, और यहाँ पर वाइफ हार गई थी वो केस, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल गौरव के लिए। गौरव के पापा ने प्रॉमिस किया कि गौरव बेटा, अगर तू सीए के एग्जाम में पास हो जाएगा तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। वो तो उसके पापा ने कर रखा है। किसके? तुषार के पापा ने? चलो ठीक है। अगर तुषार, सुन लो जरा, अगर तुषार पास हो गया और पास हो गया, अब ये पापा के पास गया, पापा पैसे, आपने कहा था पास हो गया तो पैसे दूंगा, पैसे दो। पापा ने कहा कौन से पैसे? कहीं के पैसे? नहीं, मैं तो ये कहेगा तो बेटा तो खुद ही कमा लेगा। हाँ। तो बताओ क्या तुषार पापा के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है? नहीं कर सकता। सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, ठीक है? अब थर्ड केस सिंपल है कि उसने गुड्स बेचे थे और वो पैसे ले सकता है उससे, ठीक है? तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जैसे तीसरे एग्जांपल में है कि ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, किस कंडीशन पे? कि ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, ये कंडीशन है। अब ए इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पे इंटेंशन है कि अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट केस करूंगा। लीगल ऑब्लिगेशन थी, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, और अगर बी की पेमेंट नहीं कर पाता है तो ए उसके ऊपर केस कर सकता है और अपने पैसे की रिकवरी भी कर सकता है। क्लियर है? थर्ड आता है अदर फॉर्मेलिटीज, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि एग्रीमेंट आपका रिटन और ओरल हो सकता है। अब मान लो आप ओरल एग्रीमेंट कहते हो कि मैम आपने तो कहा है ओरल एग्रीमेंट वैलिड है। एक जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप, LIC एजेंट आपके घर पे आया, क्या वो ओरल एग्रीमेंट करता है? करता है? रिटर्न करता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको कि जो फॉर्मेलिटीज वो हमें कह रहा है पूरी करने के लिए, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाना है? वैलिड बनाना है। तो ठीक है, तो आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ये आपका केस टू केस डिपेंड करेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन as to legal effects there is no difference between a written contract or contract made by word of mouth। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है रिटन और ओरल एग्रीमेंट में, ठीक है? लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। दोनों पार्टी के फेवर के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए?
रिटर्न होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। आपका इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड कहलाती ही नहीं है जब तक आप उसको रिटन एग्रीमेंट ना करो तो। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका घर बिकता है, प्रॉपर्टी जब बिकती है तो क्या मुंह से बिकती है, चल प्रॉपर्टी तेरे नाम ला पैसे दे दे, होता है ऐसा? पेपर्स देते हो, है ना, प्रॉपर पेपर्स भी देते हो, वो बंदा पेमेंट भी करता है, वाइट मनी देता है और उसके बदले में सब कुछ उसका प्रूफ भी लेता है, यही था ना। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी बिकने के केस में भी ये जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी जरूरी है कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो कैसे बने, रिटर्न बने, ठीक है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। एक शॉप थी जो वैरायटी ऑफ ऑयल्स में डील करता था, सरसों का तेल, नारियल का तेल, पता नहीं कितने टाइप के तेल। हाँ भी गौरव, तेल भी तू ही बेचता है, शीशम का भी होता है, शीशम का तेल, पीपल का तेल, जिसका भी तेल, ठीक है। ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने, गौरव ने किसी कस्टमर को कहा मैं तेरे को 100 टन दूंगा तेल के। क्या दूंगा? 100 किलो लगा लो, टन नहीं समझते तो, ठीक है, 100 किलो तेल दूंगा मैं तेरे को। अब तेल तो बहुत सारी वैरायटी के हैं इसके पास, इसने क्या ये बताया कौन सा तेल, 100 किलो तेल दूंगा बस, ये एग्रीमेंट हुआ। बताओ यहाँ पे कोई सर्टेनिटी है मीनिंग की? क्या कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग निकल के आ रहा है? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा जब तक उसमें स्पेसिफाई ना किया जाए कि कौन से टाइप का ऑयल दूंगा मैं आपको 100 किलो, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे लीज, सुना आपने, रेंट पे देना, लीज पर देना। यस मैम। कोई भी दुकान लीज पर दी और उन्होंने एग्रीमेंट क्या बनाया कि हम आपको लीज पर दे रहे हैं कुछ सालों के लिए। वो कुछ साल क्या होते हैं? तो लीज में टर्म डिसाइड की जाती है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, है ना। तो आपको वहां पर डिफाइन करना जरूरी है। आप ऐसे नहीं लिख सकते फॉर सम इयर्स या फॉर इनडेफिनेट इयर्स, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा जब तक आप उसमें इयर्स एक्सप्रेस नहीं करोगे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है वो सामने वाले को समझ आना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। फिफ्थ आता है पॉसिबिलिटी। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस करनी है वो पॉसिबल होनी चाहिए। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुझे 100 किलो गेहूं दूंगा, तू मुझे पेमेंट देना। पॉसिबल है भाई, वो होलसेलर है, 100 किलो गेहूं तेरे पास पहुंचा सकता है और तू उसको पेमेंट कर देना। लेकिन जहां गौरव ने जो ये प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट की? है क्या? ला सकता है चांद तारे? चांद तारे आसमान वाले तोड़ने हैं, चांद सितारे नहीं लेके आने हैं। अच्छा, उसमें दिख जाएगी। हाँ, फिर उसमें से ऐसे पकड़ के पकड़ा दो, जिंदगी भर पकड़ता ही रह जाएगा, तारा एक भी नहीं आएगा हाथ में। क्या दिमाग लगाया है इसने? कहाँ से आते हैं ये लोग? मुझे लगा था कोई एग्जांपल देगी बाल्टी भर के देने वाला, है ना? मुझे कुछ नॉलेजेबल लगा था। मेरे को भी लगा था। अरे बस अब क्यों मारोगे? नहीं, अब पूछ रहे हैं कि वो तारा बाल्टी। अब इसने क्या कहा, रोहित ने कहा, एक मिनट, रोहित का एग्जांपल भी ले लेते, बेचारा उदास हो रहा है। रोहित ने कहा, क्या बोलते हैं, जादू कलंतर और काला दादी बाबा डोट का पता नहीं क्या बोलते हैं। रोहित ने कहा कि तू यहीं रुक, देख मैं अभी जादू करता हूँ और यहाँ पे खजाना आ जाएगा। जादू नहीं टोटका। बताओ, खजाना आ जाएगा। खजाना है पॉसिबिलिटी? मैम बताओ, एक्सपीरियंस बताओ मैम। है पॉसिबिलिटी? टोटका। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि आप यहीं पे 5 मिनट रुको, मैं खजाना आपको निकाल कर दूंगा अभी यहीं से? नहीं,
ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कल को मान लो ये खजाना नहीं निकाल पाता तो ये नहीं कहेगा कि मैं केस करने जा रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि मैं खजाना निकाल के दूंगा। कोर्ट थप्पड़ मार के और भेजेगी आपको कि आपको किसने कहा था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर विश्वास करने के लिए जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। नॉट बी एनफोर्स्ड का मतलब क्या है, आप इसको कोर्ट में लेके ही नहीं जा सकते, ठीक है। जो भी वॉइड केसेस होते हैं जो कि नॉट एनफोर्सेबल होते हैं उनको आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है कि आपको वापस ही आना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ में आ गया? Yes, ma'am. सारे एलिमेंट्स? Yes, ma'am. 6 एलिमेंट्स आपके सेक्शन 10 में हैं और 5 एलिमेंट्स आपके अदर देन सेक्शन 10 हैं लेकिन नेसेसरी हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके केस लॉज आए थे, तभी इन एलिमेंट्स को यहाँ पर इस चैप्टर में डाला गया। तो मैं अगर एक चार्ट बनाना चाहूँ तो ये आपका ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और ये सारे इसकी तरफ घूमते हुए ये उसके एलिमेंट्स हैं। बना लोगे? Yes, ma'am. क्लियर है सब कुछ? Yes, ma'am. रिपोर्टिंग